नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति। इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से इसका क्या संबंध है, आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के नाम से जाना जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। अगर हम इसकी तुलना सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय या ई वाणिज्य से करें तो इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति में आपूर्तिकर्ता एवं खरीदार एक बंद प्रणाली का उपयोग करते हैं और इसमें केवल पंजीकृत उपयोगकर्ता ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। इसके विपरीत अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को मूल रूप से देखें तो उसमें ज्यादातर जगह खरीदारों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है और वो आसानी से अपना सामान किसी भी पोर्टल के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो अगर हम इसका एक मूल रूप से इसका एक तरीका देखें तो एक कंपनी और उसके उपयोगकर्ता के बीच एक सीधा लिंक बनाकर दोनों में संचार व्यवस्था को आसान बनाया जाता है, जिससे बोलियां लगाना, परचेज ऑर्डर या खरीद आदेश जारी करना, किसी भी तरह का खरीदारी से संबंधित संदेश भेजना, वितरण, लेन देन की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत ही आसान बनाया जा सकता है और इसके साथ साथ गोपनीयता एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को भी आसानी से संबोधित किया जा सकता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय की भागीदारी बढ़ी है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। परंतु इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रही है, अपितु बड़े बड़े पारंपरिक उद्योग, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के माध्यम से अपने लिए सेवाओं एवं उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपूर्ति को सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इतना ही नहीं, कम समय में विश्व के विभिन्न भागों से आपूर्ति को अपने मापदंडों पर सुनिश्चित करने के लिए यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया प्रदान करता है। सबसे पहले चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के मूल उद्देश्य क्या है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, लेकिन कैसे? इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति सुनिश्चित करता है सही गुणवत्ता, आपूर्ति की सही मात्रा, सही समय पर, सही जगह पर और सही लागत के साथ, यानी कि वस्तुएं एवं सेवाएं अच्छी गुणवत्ता के साथ प्राप्त हों, उनकी मात्रा उतनी हो जितनी चाहिए, यानी कि इन्वेंट्री को भी हम कंट्रोल कर पाएं। इसके साथ साथ वो उस समय पर उपलब्ध हों जब उनकी जरूरत है और सही जगह पर उनकी उपलब्धता हो। इन सब के साथ साथ उनकी लागत भी कम हो, यानी कि वस्तुएं हमें महंगे दामों पर ना मिलें बल्कि सस्ते दामों पर मिलें। तो हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति की अगर हम बात करें तो हम एक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं अपने लागत पर, खर्चे पर, और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारा सामान गुणवत्ता, मात्रा, समय, जगह सभी मापदंडों पर खरा उतरे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के फायदों के बारे में, किस तरह इसका लाभ हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय या अन्य व्यवसाय अपेक्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के लाभों में सम्मिलित हैं सर्वप्रथम लागत की बचत, खरीदारी में लग रहे समय को कम करना यानी कि समय की बचत, आपूर्तिकर्ताओं की सूची पर बेहतर नियंत्रण करना, यानी कि जिन लोगों से, विक्रेताओं से हम सामान खरीदेंगे वो कौन लोग हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करना,
और चौथा है पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। तो सबसे पहले लागत बचत। इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति में संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, जिससे बिना किसी कागजी कार्रवाई के आपूर्ति संबंधित सभी प्रकार का औपचारिक एवं अनौपचारिक बातचीत को सुगम एवं तीव्र बनाया जा सकता है एवं इसके साथ साथ बातचीत के लिए कई तरह के मानकों का निर्धारण किया जा सकता है, जिससे बातचीत करने के अनेक मानदंडों को अपनाना आसान हो गया है और कागजी कार्रवाई में जो समय लगता था उससे न केवल धन अधिक खर्च होता था अपितु समय भी अधिक खर्च होता था। तो इस प्रकार से अगर हम इस प्रणाली को देखें तो समय और धन की बचत संभव हो सकी है और सारी प्रक्रियाएं पूर्णतः कंप्यूटर द्वारा संचालित हो सकती हैं और यहां किसी भी हस्ताक्षर या मानवीय दबाव की जरूरत नहीं होती है और प्रक्रियाओं को आसानी से स्वचालित तरीके से पूरा किया जा सकता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति संस्थागत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में बहुत मदद कर सकती है। दूसरी बात हम करें खरीदारी चक्र को छोटा करना। जो खरीदारी चक्र जिसमें हम मूल रूप से बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं और समय का काफी प्रयोग होता है। किसी भी संस्था में आवश्यकताओं के निर्धारण से लेकर वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के बीच एक जो चक्र होता है उसमें काफी समय लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के जरिए इस चक्र को बहुत ही छोटा किया जा सकता है। केंद्रीकृत लेन देन, ऑर्डर ट्रैकिंग, भुगतान और आवश्यकताओं की रिपोर्टिंग को सरल बनाया जा सकता है एवं इसके साथ ही आपूर्तिकर्ताओं एवं खरीदारों के मध्य विभिन्न संबंधों के अनुपालन के लिए कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक कागजात भी तैयार किए जा सकता है। सभी प्रकार की कागजी कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है एवं खरीदारी चक्र को काफी हद तक छोटा किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें तो बेहतर आपूर्तिकर्ता सूची का नियंत्रण, यानी कि अच्छे आपूर्तिकर्ताओं का चयन किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपको सामान देने वाला कौन है। इसके लिए संस्थाएं अनेक प्रकार के मानदंडों का निर्धारण करती हैं और इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के जरिए ये संस्थाएं बहुत सारे आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंच सकती हैं और उनके बारे में विभिन्न तरह की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, जिसके चलते एक अच्छे आपूर्तिकर्ता का चयन आसान हो गया है एवं ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति कराना भी सुनिश्चित किया जा सकता है जो बेहद दूर हैं और परंपरागत तरीकों से संचार व्यवस्था करने से यह अत्यधिक कठिन था। तो आपूर्तिकर्ता पूरे विश्व में कहीं भी हो सकते हैं और दूरी की वजह से इस चक्र में पूरे चक्र में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एक महत्वपूर्ण अंग, एक महत्वपूर्ण फायदा इससे जो हमें मिलता है वो है पारदर्शिता। आपूर्ति से संबंधित हर प्रकार की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स को आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती है, जिससे हमेशा एक बेहतर पारदर्शिता का प्रदर्शन होता है। किसी भी समय हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं क्या इस पूरी आपूर्ति श्रृंखला में क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक टेंडर के माध्यम से किसी सामान की खरीदारी करते हैं तो किसी एक विक्रेता का रेट दूसरे विक्रेता को स्वतः ही पता चल जाता है और यह टेंडर किस समय खुला है और उस व्यक्ति या संस्था द्वारा किन किन आपूर्तिकर्ताओं से रेट लिए गए हैं, उनके अलग अलग क्या मापदंड हैं, सभी को आसानी से उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पारदर्शिता बहुत अधिक तरीके से बढ़ी है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के विभिन्न चरणों के बारे में और देखते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे पूरी की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति को अगर हम एक प्रक्रिया के रूप में देखें तो इसे 10 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम है वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता की पहचान करना एवं उनके अपेक्षित परिणामों की जांच करना। दूसरा है संस्था के भीतर संचार करना। तीसरा दायरे, समय सीमा और आवश्यकताओं की पहचान करना। चौथा विक्रेताओं की पहचान करना। पांचवा कार्यक्षेत्र या कार्य के विवरण की परिभाषा देना। छठा विक्रेताओं के साथ आवश्यकता के अनुसार औपचारिक या अनौपचारिक संचार करना। सातवां विक्रेताओं का मूल्यांकन। आठवां विक्रेताओं का चयन। नौवां अनुबंध पर बातचीत और 10वां अनुबंध निष्पादन और प्रबंधन। अगर हम देखें तो ये सभी 10 चरण हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन 10 चरणों को हम 3 संख्याओं में भी विभाजित कर सकते हैं, जिनको हम अगर देखें तो चरण 1 से 5 को हम प्लानिंग फेज यानी कि योजना संकाय के रूप में देख सकते हैं, जबकि 6 से 8 को हम चयन और आग्रह संकाय के रूप में देख सकते हैं। बचे हुए चरण 9 और 10 को हम अधिप्राप्ति के बाद की क्रियाओं के रूप में जान सकते हैं। आइए अब हम इन चरणों को विस्तार से देखते हैं। तो पहला चरण है वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता को पहचानना व उनके अपेक्षित परिणामों को जानना। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो या परंपरागत तरीके से उसकी खरीदारी हो, तो सबसे पहले हमें यह चीज को जानना आवश्यक है कि जो सामान हम खरीदना चाहते हैं क्या उसकी आवश्यकता हमें है। तो इस आवश्यकता के कौन से मापदंड होते हैं, इस आवश्यकता को पहचानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह सामान कितना आवश्यक है, और जितना आवश्यक है तो उसके और विकल्प क्या हैं। क्या ऐसा संभव है कि यह सामान हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके विकल्प हमारे संस्था में उपलब्ध हैं। ऐसा भी हो सकता है कि संस्था के किसी एक हिस्से को एक सामान चाहिए और दूसरे हिस्से के पास वह सामान सरप्लस रूप से पड़ा हुआ है, यानी कि उसके पास आसानी से उपलब्ध है, लेकिन एक हिस्से को पता नहीं है, दूसरा हिस्सा उसके लिए कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसके लिए खरीदारी करने की सोचता है। तो इसकी पहचान करना बड़ा जरूरी है और उनके विकल्पों का मूल्यांकन करना भी बड़ा जरूरी है। यानी कि आज मैं अगर ये सामान नहीं खरीदता हूं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और अगर खरीदता हूं तो उसके परिणाम क्या होंगे, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो उस सामान को खरीदने से खाली धन से संबंधित ही अभिप्राय चर्चा का नहीं होता है, बल्कि यह भी देखना होता है कि इस सामान को हम कहाँ रखेंगे, कैसे इसका रखरखाव होगा, कौन इसको प्रयोग में लाएगा, कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उसको प्रयोग में ला सकते हैं या नहीं। कोरोना महामारी के दौरान हमने कई जगह देखा जहां पे बड़ी बड़ी मशीन अस्पतालों में उपलब्ध थी, लेकिन उनको प्रयोग करने वाले तकनीकी लोग वहां पे उपलब्ध नहीं थे। तो यह एक महत्वपूर्ण अंग है कि हम ये जानें कि सामान की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर उसको खरीदते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है संस्था के भीतर संचार, यानी जो भी हम सामान खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में संस्था के सब लोगों को पता हो। जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे हितधारक हैं,
उन सब को और व्यवसाय के स्वामी को इस बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह की खरीदारी हम कर रहे हैं। अगर खरीदारी एक सामान की जा रही है तो अगर हमारे संस्था के सब लोगों को पता होगा तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है, उसके विकल्पों पे विचार किया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को बढ़ाने में इससे मदद मिल सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है दायरे, समय सीमा और आवश्यकताओं की पहचान। जब भी कोई उत्पाद या सेवाएं हम खरीदते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसके दायरे क्या हैं, इस उत्पाद का या इस सर्विस का स्कोप ऑफ वर्क जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, क्या हम इस उत्पाद से अपेक्षा करते हैं, इन सेवाओं से हम क्या उपेक्षा करते हैं, और अगर ये सारी सेवाएं हैं तो ठेकेदारों की क्या जिम्मेवारियां हम निर्धारित करते हैं, कौन सा काम हम करेंगे, कौन सा काम हम नहीं करेंगे, ये सारी सुनिश्चितताएं हमें इस चरण में करनी है। लेकिन इस सब का ध्यान रखते रखते हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम इन कार्य आवश्यकताओं से संबंधित कोई एक पत्रक तैयार करते हैं तो ये क्या बहुत ज्यादा सख्त या कठोर है, और उसमें क्या कोई पर्याप्त विवरण जो उस उत्पाद से संबंधित होना चाहिए वो है या नहीं है, या एक उत्पाद विशेष को देख के, किसी पर्टिकुलर विक्रेता को देख के हमने ऐसा कर दिया है। ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से देखकर सुनिश्चित करनी है। यानी कि आपने सोचा कि हम एक रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे, वो कितने लीटर का हो ये आपने सुनिश्चित कर लिया, लेकिन आप ये भूल गए कि उसकी कितनी क्षमता के साथ उसमें कितने दरवाजे हों। उन दरवाजों के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि वो कितनी बिजली खर्च करता है, ऊर्जा इकाइयों में उसको कहाँ नापा जा सकता है, ये सारी चीजें हमें पहचाननी होंगी। अगला जो चरण है हमारा चरण 4, वो है विक्रेताओं की पहचान। यानी कि जब हम अधिप्राप्ति कर रहे हैं तो यह अधिप्राप्ति कहां से हो, किन से हम सामान खरीदना चाहते हैं, और उन विक्रेताओं की पहचान हमें इस चरण में करनी है। विक्रेताओं की पहचान करने के कई तरीके हैं, जैसे कुछ सूचियां हमारे पास पहले से उपलब्ध रहती हैं, ये वो विक्रेता हैं जिनसे हम पहले से सामान खरीदते रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो उस सूची को भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा है बाजार से विक्रेताओं का ज्ञान, कौन से विक्रेता बाजार में सामान बेच रहे हैं, जिस तरह का सामान हमें चाहिए वो कौन से विक्रेताओं पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये भी हम सूची एक तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि दूसरे लोग किस तरह के विक्रेताओं के साथ काम कर रहे हैं, तो दूसरे स्रोतों से, अपने आसपास की संस्थाओं से भी हम इस तरह के विक्रेताओं का पता लगा सकते हैं और अपनी विक्रेता सूची में उसको शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, एक सूची तैयार हो जाएगी, तो हमें यह पता चल जाएगा कि हम किस किस विक्रेता को अपनी जरूरतों से संबंधित जानकारी दे सकते हैं और उससे संबंधित कोटेशन हम ले सकते हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण अंग है कार्य क्षेत्र या कार्य के विवरण की परिभाषा। देखिए, किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए, किसी भी सेवा को खरीदने के लिए जब वो संस्थागत तरीके से खरीदी जाती है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसको अच्छे से परिभाषित करें। यह हम सुनिश्चित करें कि जो भी कार्य हम करवाना चाहते हैं वो पूरी तरह से हमारे कार्य क्षेत्र के दायरों में परिभाषित किया जा सके, जिसमें न केवल स्कोप ऑफ वर्क हो, न केवल फीचर्स के बारे में, उत्पाद के सभी फीचर्स के बारे में जानकारी हो, बल्कि वारंटी से संबंधित जानकारी हो, मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी हो, जो हम अपेक्षित करते हैं। कई बार हमने देखा है, अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं
तो हम ये कहते हैं कंप्यूटर की वारंटी। लेकिन वारंटी किस तरह की वारंटी? या वारंटी है, या ऑन साइट वारंटी है, या गारंटी है, या गारंटी की अगर हम बात करते हैं या वारंटी की हम बात करते हैं तो क्या रिप्लेसमेंट होगा या रिपेयर होगा? इन सारी चीजों के ऊपर अच्छे तरीके से हमें चर्चा करके उसको परिभाषित करना है। अगला महत्वपूर्ण अंग है विक्रेताओं के साथ आवश्यकता के अनुसार औपचारिक संचार। तो जब हमने विक्रेताओं की पहचान कर ली है, अपने कार्यक्षेत्र और कार्य का विवरण सुनिश्चित कर लिया है, अब अपनी जरूरतों को हमें विक्रेताओं के साथ साझा करना। इसके लिए हम किस तरह के मानक लगाते हैं, किस किस विक्रेता को हम पहुंचते हैं और कैसे उसको हम अप्रोच करते हैं, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम विक्रेताओं के साथ संचार औपचारिक रूप से करते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम है कि हम एक औपचारिक RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस हम बनाते हैं। ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस उन सभी जानकारियों को विक्रेताओं के साथ साझा करता है जिन सब जानकारियों के ऊपर हम एक उत्पाद या सेवा का संचालन चाह रहे हैं। तो योग्यता के अनुसार हम विभिन्न विक्रेताओं से हम ये सारी चीजें साझा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारे विक्रेता इसके अनुसार ही हमें अपना कोटेशन, अपना प्रपोजल हमारे साथ साझा करें। अगला महत्वपूर्ण अंग है विक्रेताओं का मूल्यांकन। जब हम विक्रेताओं के साथ संचार करते हैं तो हमारे RFQ या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के उत्तर के रूप में हमें कोटेशन प्राप्त होती है। इन कोटेशंस को मूल्यांकन करने के लिए हम 7वें चरण में जाते हैं, जिसका उद्देश्य है विक्रेताओं का मूल्यांकन करना। यहां पर हमारे पास विशिष्ट रूप से स्पष्ट दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन होना चाहिए कि किस किस तरीके से हम मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन प्रक्रिया को सत्यनिष्ठा के साथ सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके अलावा अनुबंध किस तरह से आगे हमें प्रेषित करने हैं उसके ऊपर भी हमें यहीं पर चर्चा करनी होगी। इसके साथ साथ गोपनीयता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और अन्य कई तरह के मुद्दे जो इस विशेष उत्पाद को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब के बारे में हमें यहां सोचना होगा। लेकिन मूल रूप से अगर हम देखें तो दो तरह के मूल्यांकन हम विक्रेताओं के लिए करते हैं, जिनमें सर्वप्रथम है तकनीकी मूल्यांकन, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा जो भी विक्रेता है उसके द्वारा दी गई उत्पाद या सेवाएं हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है और वह सभी मापदंडों पर खरा उतरती हैं जो हमने सुनिश्चित किए हैं। और यह मूल्यांकन हम उन सभी दस्तावेजों के आधार पर करते हैं जो हमने अपने RFQ या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में अपने विक्रेताओं के साथ साझा किए हैं। इसके बाद आता है हमारा वित्तीय मूल्यांकन। तकनीकी मूल्यांकन में जो विक्रेता सही पाए जाते हैं उनका वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है और वित्तीय मूल्यांकन में मूल रूप से हम मूल्य पर आधारित कंपैरिजन करते हैं। सामान या सेवाओं को जो भी विक्रेता कम दर पर उपलब्ध कराता है, मूल रूप से उसी विक्रेता का चयन इस फेज में, इस चरण में किया जाता है, जिसे हम L1 के नाम से भी जानते हैं। L1 का मतलब होता है लोवेस्ट वन, यानी कि सबसे कम मूल्य देने वाला। कई बार तकनीकी मूल्यांकन को और वित्तीय मूल्यांकन को अंकों के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जैसे 60 अंक हमने अपने तकनीकी मूल्यांकन के लिए रख दिए और 40 अंक हमने वित्तीय मूल्यांकन के रख दिए। इन दोनों को इकट्ठा करके एक स्कोर बनाया जाता है और जिस विक्रेता को जितना स्कोर मिलता है उसी के आधार पर हम विक्रेताओं का चयन करते हैं। इसके बाद वित्तीय
मूल्यांकन और तकनीकी मूल्यांकन के भी अनेक तरह के हिस्से किए जा सकते हैं। जैसे तकनीकी मूल्यांकन के 5, 10 या 15 तरह के हिस्से किए जा सकते हैं और अलग अलग तरह के मुद्दे उनमें शामिल किए जा सकते हैं। वह हर एक मुद्दे को हम उसकी व्यवस्था, उसकी जरूरत के हिसाब से, उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको कुछ अंक दे सकते हैं और बाद में ये सारे अंक इकट्ठा करके हम एक तकनीकी मूल्यांकन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि तकनीकी एवं वित्तीय दोनों मूल्यांकन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद का चरण है विक्रेताओं का चयन। एक बार जब मूल्यांकन पूरा हो जाता है तो सबसे अधिक स्कोर करने वाले बोलीदाता को हम अपना परचेज ऑर्डर जिसको हम कहते हैं या एक टेंडर जिसको हम कहते हैं वो हम देते हैं और उसी विक्रेता से हम आपूर्ति को सुनिश्चित कराते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई संस्था सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकती है और याचना को फिर से जारी कर सकती है। इसके लिए बोलीदाताओं को सूचित करना पड़ता है और अनुरोध किया जा सकता है कि वो दोबारा से नए मापदंडों के अनुसार या अच्छे मापदंडों के अनुसार अपना कोटेशन दें। तो ये हमारे प्रणाली का 8वां हिस्सा होता है। 9वां है अनुबंधों पर बातचीत। जब हमने एक विक्रेता का चयन कर लिया है, ये सुनिश्चित कर लिया है कि हम इस विक्रेता से ही अपने उत्पाद या सेवाओं को लेंगे, तो अगला चरण है उसके साथ एक अनुबंध करना, एक लिखित रूप में अनुबंध करना। तो उसकी क्या क्या शर्तें होंगी वो हम उसमें सुनिश्चित करेंगे। जैसे कितने दिनों में हमें डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद क्या होगा, पेमेंट की क्या टर्म्स होंगी और अगर हमारी सेवाएं अच्छे तरीके से नहीं चलती हैं तो किस तरह की पेनल्टी हम लगाएंगे अपने विक्रेता के ऊपर। तो ये सारी चीजें एक अनुबंध के रूप में हम सुनिश्चित करते हैं और सभी को अनुबंध में डालने के बाद ये अनुबंध पूरा किया जा सकता है। इसके बाद 10वां चरण है अनुबंध निष्पादन और प्रबंधन। अनुबंध हो गया, अब उसका निष्पादन करना है, उसका प्रबंधन करना है। जब उत्पादों की बात आती है तो उत्पादों में हम देखें कि अनुबंध के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही सेवाओं में अनुबंध के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमें देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि कोई उत्पाद हमें मिला, हम ये अपेक्षा करते हैं 3 साल तक वो अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा, और अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए। उसको हमने वारंटी की शर्तों के अनुसार, आपका सामान कभी बीच में खराब हो गया तो आपने उसको बुलाया, तो क्या वो ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है। ये सारी चीजें अनुबंध निष्पादन के रूप में देखने को मिलती हैं। इसके लिए हम पेनल्टी क्लास भी देखते हैं, लगाते हैं, और कई संस्थाएं इसके लिए परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में कुछ धन भी आपका 5%, 10% रख लेती हैं, जो वारंटी खत्म होने के बाद वापस कर दिया जाता है। तो ये सब भी निष्पादन और प्रबंधन के रूप में हमारे इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के जरिए आप अपने उत्पाद और सेवाओं की उपलब्धता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सुनिश्चित करा सकते हैं, और मूल रूप से यह बड़ी संस्थाओं के लिए है, तो छोटी संस्थाएं भी इसका उपयोग कर सकती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के जरिए ही अपना सामान खरीदती हैं। हम देख सकते हैं हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध यह पोर्टल जो ई टेंडर हरियाणा के नाम से जाना जा सकता है। ई टेंडर हरियाणा के नाम से जाना जाता है, जहां पे हरियाणा सरकार से संबंधित विभिन्न विभाग अपनी आपूर्ति से संबंधित
कई तरह के रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस डालते हैं और अपनी आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम खरीदारी करते हैं तो कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है उचित विनिर्देश, यानी कि जो भी सामान हमें चाहिए, जो भी शर्तें हम रख रहे हैं वो अच्छी तरह से निर्देशित हों, अच्छी तरह से निर्देशित हों, जिनको समझना आसान हो। दूसरा है प्रतिष्ठित फर्मों से कोटेशन आमंत्रित करें। यह हमें निश्चित करना है कि जिस फर्म से, जिस बिजनेस से हम कोटेशन ले रहे हैं उसकी क्या प्रतिष्ठा है। यह ना हो कि हम उसके भरोसे बैठे रहें और हमारी जो सेवाएं हैं या हमारा उत्पाद है वो हमें सही समय पर ना मिले। इसके साथ साथ मूल मूल्य, भाड़ा, बीमा, करों, इन सभी को हमें अच्छे तरीके से तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर मात्रा और भुगतान दोनों का कोई छूट से संबंधित रिश्ता है वो हमें अच्छी तरह से जांचना चाहिए। यानी कि अगर मैं 80 की संख्या खरीदता हूं तो किस रेट पे मुझे मिलेगा, और अगर हम 100 की संख्या खरीदते हैं तो किस रेट पे हमें मिलेगा, यह हमें अच्छे से सुनिश्चित करना है। इसके साथ साथ भुगतान की शर्तें क्या होंगी, यानी कि आपके पास सामान आ गया तो 100% 100% पेमेंट आप साथ में ही दे देंगे या किस्तों में उपलब्ध होगी, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से जाननी है। डिलीवरी की अवधि क्या होगी, कितने दिनों में हमें चाहिए, क्या डिलीवरी की शर्तें क्या होंगी, क्या हमारे घर तक, हमारी संस्था तक पहुंचाया जाएगा या नहीं पहुंचाया जाएगा, पैकिंग किस तरीके की होगी, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। गारंटी वारंटी की शर्तें हमें देखनी होंगी। इसके साथ साथ जब हम विक्रेता की प्रतिष्ठा की बात करेंगे या ब्रांड की प्रतिष्ठा की बात करेंगे तो उसके साथ जुड़ी हुई विश्वसनीयता, उसकी तकनीकी क्षमताएं, उसकी उपलब्ध सुविधाएं, बिक्री के बाद की सेवाएं और बिक्री से संबंधित सहायता भी हमें अच्छे तरीके से जाननी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी आदेश हम जारी करेंगे, जो भी किसी भी तरह का कोई परचेज ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस हम जारी करेंगे तो उसकी पावती लेना, उसकी रिसिप्ट लेना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीजों का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चय रूप से ही हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक अधिप्राप्ति के जरिए अपनी आपूर्ति को सही समय पर, सही तरीके से, सही मूल्य पर और सही जगह पर, सही गुणवत्ता के साथ प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।